क्या आपने शव साधना या मृतक कर्म के बारे में सुना है? कफन दफन या दाह संस्कार की ये क्रियाएं मृतक आत्मा को शांति दिलाने के लिए की जाती हैं, जिससे वो आत्मा इन शारीरिक बंधनों को त्याग कर अनंत की उस यात्रा पर जा सके जिसके बाद वो एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन क्या हो अगर कोई शव साधना आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं बल्कि उसे इसी दुनिया में रोके रहने के लिए की जाए? शायद इसके दुष्परिणामों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आप सुन रहे हैं हिंदी हॉरर बुक की कहानियां। दोस्तों, आज की ये कहानी राजीव और महेश, दो दोस्तों के बचपन में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। भारत के किसी दूर दराज में बसे इलाके से गुजरने के दौरान ऐसी भयावह परिस्थितियों का सामना किया जिसका अनुभव कोई भी जीवित इंसान करना नहीं चाहता। लालच में पड़कर कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा जीवन भर के लिए रहता है, और कई बार जीवन समाप्त होने के बाद भी अपने किए गए कर्म पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि उनका भुगतान न कर दिया जाए। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं राजीव और महेश की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी मेरी आवाज में। मेरा नाम राजीव है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये घटना कुछ 10 या 12 साल पहले मेरे गांव में घटी थी। उन दिनों मेरा परिवार गांव में ही रहता था। ये इलाका चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ कुछ 15 या 20 मकान ही थे। आबादी बहुत कम होने की वजह से सरकार ने भी उन दिनों इस इलाके को गांव घोषित नहीं किया था। इलाका पूरी तरह से वन परिक्षेत्र में आता था। मेरे घर के पास ही मेरे बचपन के दोस्त महेश का घर था। हम दोनों साथ में मस्ती किया करते और खेलते थे। ये जगह कई मंदिरों और मठों से भरी पड़ी है। इन जंगलों और पहाड़ों में कई साधु सन्यासी भी अपना जप तप करने आते रहते हैं। सिक्के के दूसरे पहलू की तरह गांव के लोगों का कहना था कि यहाँ घने जंगलों के बीच निर्जन स्थानों पर कई अघोर तांत्रिक और मृतक साधक भी तरह तरह की तांत्रिक गतिविधियां करने आते हैं। जंगल के उस हिस्से में जाने से सभी डरते थे। मेरे गांव के लोगों को वैसे तो पहाड़ों और जंगलों में आने जाने की आदत है। काफी लोगों के लिए पीने का पानी, लकड़ियां, फल और बाकी खाने पीने की चीजों का इंतजाम भी वहीं से हो जाता है। मुझे भी बचपन से इन सब की आदत थी। मैं और महेश लगभग रोज ही जंगलों और पहाड़ों की सैर करने जाते थे। तो कभी खेल खेल में नई जगहों की खोजबीन में हम दूर तक निकल जाते। हमारे माँ और बाबूजी इस बात से बहुत नाराज होते थे। वो हमेशा हमें डांटते थे। उनका मानना था इन जंगलों और पहाड़ों की अनछुई जगहों पर कई खतरनाक जानवर, प्रेत और पिशाचों का साया है। वहां ऐसे अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है।
महेश का परिवार ज्यादा संपन्न नहीं था। उसके पिता जंगलों से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बेचकर परिवार का गुजारा किया करते थे। लेकिन महेश यहाँ घूमने आए लोगों को देखकर उनकी तरह बनना चाहता था। वो उनकी तरह अमीर बनने के सपने देखता रहता। उन दिनों महेश की बड़ी बहन संगीता भी यहाँ आई हुई थी। उसकी शादी 3 साल पहले ही हो चुकी थी और अब वो मां बनने वाली थी। उसका गर्भ कुछ 6 या 7 महीने का रहा होगा और इसलिए भी महेश के पिताजी उसे बाहर खेलने जाने से मना किया करते थे। वो चाहते थे कि महेश घर में रहकर अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखे। लेकिन गांव छोटा था और घरों के आसपास पहाड़ों की पथरीली जमीन में खेलने के लिए कोई खास जगह नहीं थी। फिर एक शाम मैं और महेश खेलते खेलते पहाड़ों में काफी दूर तक निकल गए। महेश ने कहा उसे पहाड़ों में एक ऐसी जगह पता है जहां खाने के लिए मीठी मीठी बेरों के कई पेड़ हैं। हम वहां से बहुत सी बेर अपने साथ घर भी ला सकते हैं। उसने मुझे भी वहां चलने को कहा। मैं उन ऊंचे पहाड़ों से घने जंगलों के पार डूबते सूरज को साफ देख सकता था। मैंने महेश से कहा, अब घर चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। घर में सब परेशान हो रहे होंगे और आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है। इस पर महेश ने कहा, अरे तू बेवजह इतना सोच रहा है। मुझे पहाड़ों से होता हुआ एक छोटा रास्ता पता है जो सीधे हमारे गांव तक जाता है। हम उससे बहुत जल्दी घर पहुंच सकते हैं। महेश उम्र में मुझसे 3 या 4 साल बड़ा था। मैंने भी सोचा वो सही कह रहा है। वैसे भी हम जिस रास्ते से होकर यहां तक आए थे उसी रास्ते से वापस घर जाने में बहुत देर हो जाती। यही सोचकर मैंने भी हां कर दी। हम उन जंगली झाड़ियों और पहाड़ों की पगडंडियों वाले पथरीले रास्ते से होते हुए कुछ दूर और निकल आए थे। अब तक सूरज देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने से ओझल हो चुका था। शाम ढलते ही झिंगुरों की तेज आवाजों से पूरा जंगल गूंजने लगा। अंधेरे और कोहरे की उस काली चादर ने सब कुछ खुद में समा लिया था। आसमान में तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। बस चांद की मध्यम रोशनी में पहाड़ों की उस ऊंचाई से घने जंगलों का नजारा बेहद ही डरावना दिखाई दे रहा था। चारों तरफ बस मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। इन सबके बीच जंगल की गहराई से आ रही तरह तरह की भयानक आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे मातम का रोना हो रहा हो। ये सब मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मैंने महेश से कहा, यार मैं और आगे नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहीं से वापस चलते हैं। महेश ने हंसते हुए कहा, कितना डरपोक है तू। उसने इशारे से कुछ दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी दिखाते हुए कहा, बस उसके ऊपर ही बेर के पेड़ हैं और वहीं से हमारे गांव का रास्ता भी जाता है। मैंने उस ओर देखा और हम जंगली झाड़ियों के बीच रास्ता बनाते हुए तेज कदमों से उस ओर चलने लगे। अब हम उस पहाड़ी के ऊपर आ चुके थे। पहाड़ी के ऊपर की जमीन कुछ समतल थी।
वहां बेर और खजूर के कुछ पेड़ थे। महेश ने अपने सिर में बंधे कपड़े को झट से फैलाया और हमने उसमें बहुत से बेर, खजूर और कुछ छोटे मोटे फल भी इकट्ठा कर लिए। इन सब में कितना समय बीत चुका था, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था। इस ऊंचाई पर हवाएं काफी तेज चल रही थी और ठंड भी अब अपना असर दिखाने लगी थी। हम चलते चलते पहाड़ी के दूसरे छोर तक आ पहुंचे थे। घने अंधेरे को चीरती हुई एक टिमटिमाती हल्की रोशनी हमें जंगल के बीच एक खाली पड़े हिस्से से आती हुई दिखाई दे रही थी। महेश ने कहा, देख, वहीं से गांव का रास्ता जाता है। फिर हमने अपनी बेरों से भरी पोटली उठाई और तेजी से उस ओर चलने लगे। जंगल के छोर से होते हुए हम वहां पहुंचे तो देखा कि एक अघोर सा दिखने वाला तांत्रिक एक मरे हुए शरीर के सामने बैठा हुआ था और उस लाश के इर्द गिर्द आग जल रही थी। वो अघोर तांत्रिक उस शरीर पर तरह तरह के अजीबो गरीब मंत्र बड़बड़ाता हुआ राख फेंक रहा था। हम दोनों थोड़ी देर तक कुछ दूर झाड़ियों में छिपकर ये सब देखते रहे। वो लाश किसी आदमी की थी। उसका चेहरा और शरीर एकदम से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह बस 2 काले गड्ढे थे। तांत्रिक ने उस शरीर को बीच से उसकी छाती के पास से फाड़ दिया था और एक जलता हुआ अंगारा उस शरीर के अंदर ठूस दिया। ये सब देखकर मेरा खून जम गया था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझे उल्टी आ रही थी। मैं बस वहां से किसी तरह अपने घर चला जाना चाहता था। मैंने महेश से कहा, यार, यहां से जान बचाकर निकल जाते हैं। महेश ने कहा, ऐसे तांत्रिकों के पास कई काली शक्तियां होती हैं। भूत प्रेतों को बस में करके वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अगर हम भी उस तांत्रिक से बातें करें तो हमें भी इसका फायदा मिल सकता है। मैंने महेश का हाथ पकड़ते हुए उसे कहा, तू गांव वालों की बातें भूल गया क्या? अतृप्त बुरी आत्माओं की भूख और प्यास का एहसास भी हम जीवित इंसानों की तरह ही होता है। बस वो इनका अनुभव ही कर सकती है, लेकिन बिना शरीर के वो इसे पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि उन आत्माओं का शरीर अब नष्ट हो चुका है। इसलिए उन्हें हर समय एक नए शरीर की तलाश रहती है, जिस पर काबू पाकर वो अपनी कभी न मिटने वाली भूख को पूरा कर सकें। महेश ने एक झटके से मेरा हाथ छुड़ाया और कहा, मुझे अमीर बनना है और आज ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। ये कहते हुए महेश उन झाड़ियों से बाहर निकलकर उस तांत्रिक के सामने आ गया। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं वहीं उन पेड़ों के पीछे छुपकर बैठा रहा। तांत्रिक ने महेश की ओर अपनी लाल आग जैसी आंखों से देखा और गुस्से में कहा, कौन है तू? यहां क्यों आया है? चला जा, चला जा, वरना मारा जाएगा। महेश ने उसकी ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मेरी मदद करो। अघोर तांत्रिक ने कहा, हर चीज की कीमत होती है। अगर तू कीमत चुकाने को तैयार है तो मैं तेरी मदद कर सकता हूं। महेश ने आगे पीछे का सोचे बिना ही झट से हाँ कर दी।
उसके सर पर अमीर बनने का भूत सवार था। तांत्रिक ने महेश से कहा, तेरे इस काम के लिए एक प्रेत को जगाना होगा। तू उस लाश के ऊपर बैठ जा और जैसा जैसा मैं कहता हूं करता जा। महेश उस लाश के ऊपर बैठ गया और वो तांत्रिक कुछ अजीब मंत्र बड़बड़ाने लगा। आसपास का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कई अशांत आत्माओं के साए यहां वहां मंडरा रहे थे। तरह तरह की आवाजों से सारा जंगल गूंजने लगा था। ये सब कुछ देर तक चलता रहा और अचानक लाश के सामने जल रही आग एकदम से भड़की और बुझ गई। अब सब कुछ शांत हो चुका था। इसके बाद उस अघोर तांत्रिक ने महेश को पानी से भरी एक कांच की बोतल देते हुए कहा, ये जल अभिमंत्रित है, जिसके साथ मैंने एक प्रेत को बांध दिया है। उसने कुछ मंत्र भी महेश को बताए और कहा, जब भी तू प्रेत से कोई काम करवाना चाहे, इन मंत्रों का जाप एक बंद कमरे में 7 बार करके उस काम के बारे में अपने मन में सोचते हुए एक छवि बनानी होगी। प्रेत अगले 24 घंटों के अंदर वो काम करेगा और वापस तेरे पास आ जाएगा। उसके बाद इस कांच की बोतल से थोड़ा जल किसी बर्तन में रखकर उस कमरे से चले जाना और पीछे मुड़कर गलती से भी मत देखना। प्रेत उस जल को पीकर तृप्त होकर वहां से चला जाएगा। इस जल को सोच समझ कर खर्च करना। अगर तूने एक बार भी प्रेत को काम के बाद अभिमंत्रित जल नहीं दिया तो वो अशांत होकर तुझे और तेरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेगा। महेश ने भी बिना कुछ विचार किए इस सौदे के लिए सिर हिलाते हुए हाँ कह दिया। मैं चाहकर भी महेश को इसके लिए रोक नहीं पा रहा था। इसके बाद उस अघोर तांत्रिक ने उस लाश को अपने कंधों पर किसी बेताल की तरह उठाया और चलते हुए घने जंगल के अंधेरों में कहीं गायब सा हो गया। फिर मैं और महेश भी अपने घर आ गए। इन सब में काफी समय बीत चुका था। अब सुबह होने वाली थी। दूर क्षितिज में सूरज की लाल रोशनी फैलने लगी थी। अगले दिन महेश हम सब दोस्तों से अलग थलग रहने लगा। वो ज्यादातर एक कमरे में ही बंद रहता था। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से उनके पास बहुत से पैसे आ गए। उनका रहन सहन एकदम से बदल चुका था। महेश लगातार कई बार उस प्रेत को जगाता, अपने लालच और ईर्ष्या से भरे काम करवाता और अभिमंत्रित जल देकर उस प्रेत को शांत कर देता था। इन्हीं सब में थोड़ा समय और बीत गया। अब महेश का मकान भी पक्की ईंटों का बन चुका था। रोज नए नए कपड़े और खाने पीने की महंगी महंगी चीजें उनके घर आया करती थी। मैंने महेश से कई बार इन सब के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने मेरी बातों को अनसुना कर दिया था। हद तो तब हो गई जब महेश ने जलन और ईर्ष्या के कारण उस प्रेत को अपने ही एक रिश्ते के ममेरे भाई के पीछे लगा दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, एक ही रात में वो आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका था। इस बात से महेश काफी खुश था। मेरे मन में बस एक ही विचार लगातार चल रहा था, क्या ये वही महेश है जिसे मैं जानता था? लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने
एक बार फिर महेश की जिंदगी को सर के बल उलट दिया। उस रात महेश प्रेत को शांत करने के लिए बर्तन में जल देना भूल गया था और सोने चला गया। रात करीबन 3 बजे उसकी गर्भवती बहन को नींद में एहसास होने लगा जैसे कोई बिस्तर में उसके सिरहाने बैठा है। उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथों को वो महसूस कर सकती थी। वो उसके पेट और बालों को सहला रहा था। नींद में ही संगीता को एक अजीब आवाज सुनाई दी। मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दे। इस आवाज से संगीता की नींद अचानक टूट गई। उसने एकदम से उठ के अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। उसके कमरे की खिड़की हवा से एकाएक खुल गई थी। खिड़की के उस तरफ कोई अंधेरे में खड़ा संगीता को घूरे जा रहा था। संगीता उस अजीब परछाई जैसी दिखने वाली चीज को देखकर बहुत डर गई। कुछ देर बाद उसने फिर से खिड़की के पार देखा तो वो भयानक परछाई अब भी वहीं खड़ी संगीता को घूरे जा रही थी। संगीता ने हिम्मत करते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? एकाएक बहुत ही भयानक आवाज संगीता के पीछे से आई। संगीता जैसे बेसुध सी हो गई थी। वो डर से अपने बिस्तर में दुबक गई। अगले दिन संगीता ने घर वालों को इस बारे में सब बताया। अब तक महेश को एहसास हो चुका था कि पिछली रात वो अभिमंत्रित जल उस प्रेत को देना भूल गया था। प्रेत अब अशांत था। संगीता के पेट में अचानक तेज दर्द उठने लगा। वो दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। उसके शरीर से खून की एक तेज धार फूट पड़ी। पूरा घर खून से सराबोर हो गया था। नीचे फर्श पर यहां वहां मांस के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। संगीता का गर्भपात असाधारण रूप से हो चुका था। उस अघोर तांत्रिक ने जैसा कहा था, महेश की बहन ने उसकी कीमत चुकाई थी। शायद वो प्रेत उस अजन्मे बच्चे को अपने साथ ले गया। पूरे घर में मातम का माहौल था। बच्चे को खोने की असहनीय पीड़ा से संगीता की चीखें और रोने की आवाजें दिल को दहला देने वाली थी। चारों ओर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। महेश के घर में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ दिनों बाद महेश के पिताजी भी इस सदमे से चल बसे थे। महेश ने उस प्रेत बाधित रास्ते पर चलकर जो कुछ भी हासिल किया था, शायद उन सब की कीमत चुकाने का अब समय आ चुका था। और उन सब की कीमत महेश के अपनों की जान थी। उसी रात महेश बहुत घबराया हुआ सा मेरे पास भागते हुए पहुंचा और कहा, यार, मैंने उस तांत्रिक से प्रेत को जगाने का तरीका तो पूछा था, लेकिन उसे वापस भेजने का नहीं। उसने वो कांच की बोतल मुझे दिखाई। वो बोतल टूटी हुई थी और सारा जल बह चुका था। उसने कहा, मेरे हाथ से फिसलकर बोतल टूट चुकी है और अब वो अभिमंत्रित जल भी लगभग खत्म होने वाला है। उस बोतल की तली में थोड़ा ही पानी बचा था, इतना
कि वो बस एक बार ही उसका इस्तेमाल कर सकता था। हम दोनों एक बार फिर तांत्रिक को खोजते हुए जंगलों में दूर तक भटकते रहे, लेकिन वो तांत्रिक हमें कहीं भी नहीं मिला। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। काफी देर सोचने के बाद मैंने महेश से एक और बार प्रेत को जगाने की बात कही। मेरी बात सुनकर महेश मुझ पर झल्ला पड़ा। मैंने फिर से कहा, अगर हम उस प्रेत को उस अघोर तांत्रिक के पीछे भेज दें तो हो सकता है कि उससे परेशान होकर वो तांत्रिक उस प्रेत को वापस बुला ले। मेरी बातों का कोई तर्क नहीं था, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अगर प्रेत फिर से वापस लौटा तो हमारे पास उसे शांत करने का कोई उपाय नहीं था। महेश ने सिर हिलाते हुए मेरी बातें मान ली थीं और उसी रात अपने घर के उस कमरे में जाकर प्रेत को फिर से जगाया और उस तांत्रिक के पीछे भेज दिया। कमरे को बंद करके हम दोनों बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। हम तरह तरह के भयानक विचार मन में सोच रहे थे। अगर वो प्रेत वापस लौट आया तो इस बार किसकी जान लेगा? ऐसे विचारों ने हमारे दिलों को दबोच रखा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। हम दोनों बार बार उस बर्तन की ओर देख रहे थे जिसमें वो अभिमंत्रित जल रखा था और इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो जल जैसे का तैसा उस बर्तन में रखा हुआ था। अब तक 4-5 घंटे और बीत चुके थे, लेकिन घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हम दोनों रात भर वहीं बरामदे में बैठे रहे और अब तो सुबह होने वाली थी। खिड़की से सूरज का हल्का हल्का प्रकाश बरामदे में आने लगा। हम समझ नहीं पा रहे थे आखिर वो प्रेत वापस आएगा या नहीं। अब भी हमारे दिलों में उस रात की दहशत कायम थी। फिर अचानक बाहर गांव के लोगों के चिल्लाने और आपस में जोर जोर से बातें करने की आवाजें हमें सुनाई देने लगी। हम दोनों ने बाहर जाकर देखा तो उसी अघोर तांत्रिक की लाश गांव की चौपाल पर लगे एक बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर अजीब हालात में पड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ था, जीभ बाहर निकल आई थी, आंखें भी खुली हुई थी। उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं और पूरा शरीर पीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया हो। वो बहुत ही विभत्स नजारा था। मैं और महेश ये देखकर समझ चुके थे अगली बारी हम में से ही किसी की थी। शायद उस अघोर तांत्रिक ने प्रेत को जगाने की कीमत चुकाई थी। वो प्रेत फिर से कभी वापस नहीं लौटा और अब तक कई साल बीत चुके हैं। इसके बाद हमने भी वो गांव छोड़ दिया और दूसरी जगह रहने लगे। महेश की बहन एक बार फिर से गर्भवती है। उम्मीद है इस बार सब ठीक होगा। तो दोस्तों, ये थी राजीव और महेश की कहानी। कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए नई नई कहानियां लाते रहें। आप अपनी आप बीती भी हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल के माध्यम से साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।